अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इस वक्त पीडीएम का इजलास जारी है। सबकी नज़रें इस इजलास पर लगी हुई हैं कि आखिर होगा क्या, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा इस इजलास से मुतालिक ये कह चुकी हैं कि या फिर आर होगा या पार। लेकिन इजलास के हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये तजवीज़ दी है कि तमाम जमातें इस्तीफ़े मौलाना फजलुर रहमान को जमा करवा दी और लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर फजलुर रहमान इस्तीफ़े स्पीकर को देंगे और तमाम जमातें इस पर मुत्तफिक भी हो गई हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि आज फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े वाज़े अंदाज में ये कह दिया कि अपोजिशन अगर इस्तीफ़े देती है तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत चली भी जाए तो भी एहतसाब पर समझौता किसी सूरत नहीं होगा। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या पीडीएम वाकई असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के लिए संजीदा है या फिर पसे पर्दा मकासद कुछ और हैं। सवाल ये भी है कि अगर इस्तीफ़े दिए जाते हैं तो फिर हुकूमती स्ट्रैटेजी क्या होगी। क्या हुकूमत बड़े पैमाने पर ज़िमनी इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है, क्योंकि हुकूमत कह रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर अपोजिशन इस्तीफ़े देती है तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो क्या ये मुमकिन हो सकेगा? हुकूमती स्ट्रैटेजी होगी क्या? क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जलसे की इजाज़त नहीं देंगे, फिर साथ ये भी कहा जा रहा है कि रोकेंगे नहीं। तो ये सब कैसे होगा? यही तमाम मामलात और दीगर इशूज़ पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाकी वज़ीर आज़म सवाती साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से मैं आज़म सवाती साहब के पास ही जाऊंगी। आज़म सवाती साहब, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन मुत्तफिक हो गई है इस्तीफ़ों के मामले पर। अगर इस्तीफ़े दिए जाते हैं तो फिर क्या हिकमत अमली होगी, हुकूमती स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो ये कहा है कि अपोजिशन पहले इस्तीफ़े दे दे फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे। तो ये मुश्किल नहीं हो जाएगा हुकूमत के लिए? कतई नहीं बीबी, मेरा ये ख्याल है कि ये लोग बच्चों की खेल जो है खेल रहे हैं, ये कतई भी इमरान खान को नहीं जानते। इमरान खान किसी सूरत में डरने वाला नहीं है। उसकी 25-22 साल की जद्दोजहद है, सच्चाई और हौसला खुदा के फजल से वो हमें देता है। और वो ये नहीं समझते कि एहतसाब के ऊपर कतई भी किसी किस्म का कोई समझौता न इमरान खान करने वाला है न हम करने वाले हैं। इसलिए कि यही वो बुनियाद है जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों ने 1,70,00,000 लोगों ने जो है उसको वोट दिए हैं। और कम से कम हम किसी सूरत में भी ये शर्मिंदगी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि इससे पाकिस्तान की उम्मीद वाबस्ता है। मैं तो ये समझता हूँ कि कल जिस तरह एंटी नारकोटिक फोर्स में इमरान खान वहाँ पे गए और उन्होंने कहा कि मुल्क के लोगों को इन लोगों के खिलाफ जो है उठ खड़ा होना चाहिए जो एहतसाब के अलावा कोई और बात करते हैं, जो ये नहीं चाहते कि जमहूरियत की बुनियाद जो है वो एहतसाब है। अगर करप्शन इस मुल्क की नज़र हो गई, करप्शन में हम मुब्तला हो गए, न जमहूरियत है, न मुल्क है और न इदारे हैं। और इदारे तो माशाल्लाह स्वाय एक, मैं समझता हूँ कि अदलिया थोड़ी बहुत रह गई, क्योंकि उसके अंदर जो है ये काफ़ी लोग लेके आ रहे थे लेकिन काफ़ी लोग नहीं आ सके। सही। और दूसरा जो है आर्म फोर्सेस रह गई हैं, बाकी तो इदारे सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन आज़म सवाती साहब, ये तो इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि किसी सूरत हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस्तीफ़े आ जाते हैं कौमी असम्बलियों से, सूबाई असम्बलियों से, सेनेट से, तो आप नहीं समझते एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा? फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए। कतई मेरा ये ख्याल है कि कतई भी नहीं। पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म के जमहूरी लोग हैं। वो ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में हमने उस मौके के ऊपर जो है कौन सा अमल करना है। आपका इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आज़ाद है। जब ये इस्तीफ़े दे देंगे तो इंशाअल्लाह उसके लिए कोई हिकमती अमली हम बनाएंगे ताकि जमहूरियत की असास भी जो है वो इसी तरीके से चलती रहे। और आइंदा इंशाअल्लाह ताला 2023 के अंदर फिर इमरान खान जो है 5 साल के इंशाअल्लाह मुंतखब होकर आएगा। देखें, ये कभी भी नहीं जुड़ सकते, ये मेरा अपनी सोच है। इसलिए मामले पर आप कह रहे हैं सारी जमातें इररेलेवेंट। एक सेकंड, आप जरा एक सेकंड। जी सर प्लीज। किसी सूरत के अंदर जो है वो नहीं जुड़ सकते। उसकी वजह यह है कि बाकी सारी जमातें तो हुकूमत से बाहर हैं, लूट मार से बाहर हैं, कारोबार से बाहर हैं,
एक ही लूटमार वाली जमात है जो इस वक्त सिंध के अंदर मौजूद है और जिसकी सरपरस्ती जो है एक लड़का कर रहा है जिसका नाम बिलावल है, जो एक बहुत बड़े चोर का लड़का है जिसने मेरे मुल्क को लूटा है, मेरी मुल्क की असास को लूटा है, इस मुल्क के अस्पतालों को लूटा है, इस मुल्क के एजुकेशन सेंटर को लूटा है, इस मुल्क की मईशत को लूटा है। मैं समझता हूं कि वो कभी भी इस्तीफा नहीं देगा, इसलिए कि अगर वो 6 महीने, मैं भी बिल्कुल जरा थोड़ा सब्र करें, बड़ा जबरदस्त सवाल किया, अब जवाब भी पूरा सुन लें। अगर 6 महीने पीपल पार्टी वाले का कारोबार बंद हो जाता है तो इंशाअल्लाह ताला सिंध में हमेशा के लिए चोर पार्टी सिंध से हमेशा के लिए जो है खत्म हो जाएगी। इसलिए ये वक्त याद कर लेना, ओके, कभी भी ठीक है सर, आपका पॉइंट आ पीपल गया। पार्टी जो है कभी भी जो है वो इस्तीफा नहीं देगी। सही, ठीक है एहतशाम साहब, हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट है। आजम समाती साहब कह रहे हैं ये तो एक पेज पर ही नहीं है, मुत्तफिक ही नहीं है, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। हालांकि बयानात जिस तरह के आ रहे हैं वो कह रहे हैं जिस तरह से पीडीएम कहेगी वही हम करेंगे, इस्तीफे देंगे। जिस तरीके से सोनिया अपोजिशन ने बतदरीज दबाव हुकूमत पे बढ़ाया है, मतलब ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है, अनव जिस तरीके से वो करना चाह रहे हैं, शायद अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए या ये जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं, लेकिन एक मुश्किल सूरत हाल तो पैदा हो गई है। अब देखें ना, लॉन्ग मार्च करेंगे तो पहला मरहला है, लॉन्ग मार्च करेंगे, यहाँ आ जाते हैं एक सिचुएशन पैदा हो जाएगी, क्या करेंगे, फिर आ जाती है इस्तीफ़ों की बात आ जाती है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी इस्तीफ़े देने के मामले में पहली मरतबा मैंने सुना किसी रहनुमा ने कहा कि जी पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस हैं इस्तीफ़ों देने के बारे में। फिर उन्होंने कहा कि जी पहले मरहले में सिचुएशन ऐसी लग रही है कि नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ा दिया जाएगा, सूबाई असम्बलियों से नहीं दिया जाएगा, जो कि पीपल्स पार्टी कह भी रही है। अब ये कितना इफेक्टिव होगा, खाली असम्बली से इस्तीफ़ा दे के आप चले जाएंगे तो क्या होगा, क्या हुकूमत चली जाएगी? बाजार तो लगता नहीं चली जाएगी। सारे लोग, इनके लोग बात मान भी रहे हैं। उस दिन आपने देखा मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे थे कि जी हमें पता है कि अब क्या होगा, कभी जलसे जुलूसों से इतनी आसानी के साथ हुकूमतें नहीं जाती, हम दबाव बढ़ाते रहेंगे, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करते रहेंगे। लेकिन सवाती साहब, अगर मैं वन लाइनर आपसे पूछूं कि अगर ये इस्तीफ़े आ जाते हैं, आम तौर पे लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इंतखाब कराना कोई आसान काम नहीं है, आप नहीं समझते कि कोई आइनी बुरहान भी पैदा हो सकता है इससे? कतई नहीं। एहतशाम साहब, आपने जो तबसरा किया, जाहिर है कि आप बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं और आप सियासत को भी समझते हैं, सारे वाक़यात को भी समझते हैं, मुझसे ज़्यादा तजर्बाकार है। लेकिन एक बात मैं कह दूँ, और मैं सच्चाई की बुनियाद पर यह कहता हूँ, आज देखें हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी, अगर प्राइम मिनिस्टर को या कैबिनेट के तमाम मेंबरान को ज़रा बर अगर फिक्र होगी तो आपको तो अंदर की स्टोरी आ जाती हैं। मुझे बताएं, अगर 1 मिनट के ऊपर भी अगर इस पे जो है कोई बात होगी, 1 मिनट, जाहिर है कि भाई अगर 2013 के अंदर अपना 13 तारीख को जो है अगर वो जलसा करने के लिए जा रहे हैं, 8 तारीख आज जो है वो अपना एक तरीक़ेकार बताएंगे किस तरीके से होगा, तो मुझे ये बताएं हमें फिक्र होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? मैं कहता हूं कि हमारा इजलास जो है तकरीबन 3.5 घंटे चला। 3.5 घंटे के अंदर मैं सच्चाई से आपको कहता हूं, मेरा ये ख्याल है कि मेरे दूसरे रफ़क़ाए कार जो मिनिस्टर हैं वो मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे, 1 मिनट इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। चले, इससे बढ़ के मैं आप क्या ठीक है, चले, ये तो बात होगी स्वाति साहब, संजीदा नहीं है, लेकिन इससे कतई कोई आईनी बुरहान नहीं पैदा होगा। चले, ठीक हो गया। ये तो आपने बड़े वाज़ेह तौर पे बता दिया कि आप क्योंकि कैबिनेट के मेंबर भी हैं, फेडरल गवर्नमेंट में हैं, तो आपने जो बात बताई डेफिनेटली सही होगी। लेकिन आमतौर पर तो इसको इस तरह देखा जा रहा है स्वाति साहब के जलसे से पहले के जो मामलात तय करने थे हुकूमत ने वो कर लिए हैं, यानी जो एक बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया है कि जी इजाज़त होगी जलसों की, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, लेकिन जो क्राकरी देगा, जो टेंट देगा, जो कुर्सियां देगा, उनके खिलाफ मुकदमे होंगे। अपोजिशन कह रही है जी हमारे घर का एक बंदा सियासी तौर पे अगर वर्कर है तो 10 बंदों के खिलाफ हुकूमत ने जो है ना वो मुकदमे कायम कर दिए हैं। अभी मरियम नवाज़ साहबा ने बार बार ट्वीट कर रही हैं, दिखाया उन्होंने कि ग्राउंड में किस तरह वहाँ पर लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ऊपर पानी जिस तरीके से फेंका जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि अगर ये सब कुछ कर दिया गया तो लोग कैसे आएंगे? ऊपर से कोरोना भी है, तो ये तो फिर जो पेशबंदी आपने करनी है वो तो कर ली, कैबिनेट में बात करने की जरूरत नहीं पेश आती फिर तो। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है। देखें, जब आप जैसा तबसरा और एनालिस्ट करने वाला, तज्जिया करने वाला इतनी बड़ी बात करता है, तो मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर तो कम से कम आधा घंटा हमें बात करनी चाहिए थी। हमें कतई कोई फिक्र नहीं है।
फिक्र इसलिए कि सारे चोर एक मरकज़ पे इकट्ठे हुए हैं जिनका इत्तेफाक कतन भी नहीं है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उनके पास और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। और इंशाअल्लाह ताला ये रास्ता जो है इनको कामयाबी की तरफ नहीं, इनको बंद गली के अंदर लेके जाएगा। मैं इनको ये कहता हूँ कि पहले इस्तीफे तो दें, कतन नहीं देंगे। ये और डर दोस्त से इमरान खान डरने वाला नहीं। मेरा ये ख्याल है कि अगर इन्होंने अगस्त की 30 तारीख और 31 तारीख को जो शेलिंग थी जिसमें मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, अगर उस रात को भी इमरान खान डरा नहीं, मुस्कराता हुआ जो है वो मुकाबला कर रहा था, तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान को नहीं जानते और इंशाअल्लाह ताला देखेंगे बंद गली में ठीक है। आप कह रहे हैं कि बंद गली में जा रहे हैं और हुकूमत पर कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, मजीद इश्यूज पर भी बात करें। मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आजम सवाती साहब। आजम सवाती साहब, हमने देखा कि जब भी एहतजाज होता है, जलसे जुलूस होते हैं, बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ता है। अब देखें 2012 में जब ताहिरुल कादरी साहब का धरना था, फिर 2014 के अंदर आपकी जमात ने भी एक धरना दिया था, अब हालिया मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो धरना देख लें, बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ते हैं और इनिशिएटिव भी हुकूमतें लेती हैं। आपको नहीं लगता कि अगर ये धरने होते हैं, जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्च की तरफ आती है अपोजिशन, तो फिर इससे सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, जिसका नुकसान अल्टीमेटली जो है वो हुकूमत को ही होगा और मुल्क को होगा। तो हुकूमत को कोई इनिशिएटिव लेना होगा ताकि कोई दरमियाना रास्ता निकल सके, मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ ना जाए। देखें बीबी, बाकायदा तौर पे जमहूरियत के अंदर दो पहिए होते हैं, एक हुकूमत और दूसरी अपोजिशन। मुल्क का नुकसान तो हो रहा है। आप सारे अस्पताल जो है इस वक्त भर चुके हैं, हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो है इतना बड़ा प्रेशर है जिसकी कोई हद नहीं है। ये सारे वो नुकसानात और इकानमी में इस्तेकाम नहीं आता, इन्वेस्टर भाग जाता है, ये सारी चीज़ें वो जानते हैं। लेकिन न तो जमहूरियत के लिए, न लोगों के लिए और न जो है उन्होंने मईशत के लिए जो ये सारा कुछ ढोंग रचाया हुआ है। वो तो चाहते हैं कि उनके जो ज़ाती मफादात हैं उनकी हिफाजत हो, उनका ज़ाती कारोबार वापस आए, एहतसाब का अमल जो है तकरीबन ख़त्म हो जाए। ये काम तो होने वाला नहीं है। मुल्क दो पाकिस्तान नहीं, एक पाकिस्तान होगा जिसमें कानून सब के लिए जो है एक होगा। मैं समझता हूँ कि जितना अपोजिशन का फ़र्ज़ है इतना हुकूमत का फ़र्ज़ है कि बातचीत के ज़रिए सारे मसाइल को, लेकिन बातचीत किसके ऊपर? अगर वो ये कहते हैं कि आप इस्तीफ़े दो तो हम क्यों इस्तीफ़े दें? किन अखलाकी बुनियाद, जो कौन सा ऐसा अखलाकी जवाज़ है जिसकी वजह से वो हमें कह सकते हैं? चोरी के मुकदमे उनके ऊपर हैं, मुल्क की मईशत को उन्होंने तबाह किया, मुल्क को तबाही की तरफ वो लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं हमें कि हम हुकूमत को छोड़ दें। लेकिन आज़म सवाती साहब, इसलिए जो किस बात के ऊपर चले, इसमें एक चीज़ बताइएगा कि आमतौर पर लोग तवक्को करते हैं कि हुकूमत ही जो कोई मिडिल ग्राउंड तलाश करती है और फिर कहा जाता है कि जी पार्लियामेंट ही एक ऐसा फोरम है कि जहाँ पे कोई बातचीत का रास्ता निकल सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि पार्लियामेंट भी सवादी साहब बाजार लगता है गैर फाल हो रही है। अभी देखें ना, फिर ये सारा मामला जो तसादम की तरफ, डेड एंड की तरफ, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहा है। जैसे अभी आपने भी कहा कि नुकसान तो सब तरफ हो रहा है, लेकिन फिर आपके ख्याल में कौन इनिशिएटिव लेगा? वो जो ताकतें कभी लिया करती थी, बाजार लगता है कि वो उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की है नून वालों ने, उन्होंने तो मना कर दिया कि भाई हमारा काम नहीं है सियासत में मुदाखलत करें। एहतशाम साहब, आप उन जी शऊरों की तर्जुमानी कर रहे हैं जिनको मुल्क से, वो मुल्क के साथ वफा करते हैं, जिन्होंने 3 मरतबा जो है उनको वज़ीर आज़म बनाया, उनकी कोई सोच होती है। यहाँ बिल्कुल इसकी काया जो है पलटने के लिए, मुल्क को तबाह करने के लिए वो जो है निकल पड़े हैं। उनका इससे कोई गरज नहीं है कि मुल्क बचते है, जमहूरियत बचती है, कुछ होता है जी। वो तो इसलिए चले हैं कि चूंकि उनका कारोबार ख़त्म हो गया, इसलिए मुल्क जाए फलां जगह, आवाम जाए अपना काम करें। उनको कोरोना की परवाह नहीं है, सेहत की परवाह नहीं, मईशत की परवाह नहीं, पाकिस्तान और रियासत की परवाह कैसे हो सकती है?
इसलिए आप ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनमें कुछ नेशनलिज्म होता है, जिनमें कुछ सोच होती है। क्योंकि उनका 30-40 साल का कारोबार था, वो बंद हो चुका है। उस कारोबार को बचाने के लिए अगर उनको पाकिस्तान पूरा जलाना पड़े तो वो जलाएंगे। सही। और आप यकीन करें, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कल भी ये कहा था कि हमने तसादम की तरह जो है नहीं जाना, छोड़ दें ना, जलसा करने दें, इनके ताकत जो है पता चल जाएगा कि क्या ताकत है इनकी भी। सही। लेकिन आजम स्वाति साहब, बहरहाल परफॉर्मेंस के मामलात तो हैं ना, महंगाई है, बेरोजगारी है, कहीं कहीं हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। कल जिस तरह से पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ 2 दिन पहले, तो ये फिर अपोजिशन को आप मौका देते हैं ना कि वो फिर सड़कों पर आए, लॉन्ग मार्च करे, कोई ना कोई जवाब तो दे रही है ना हुकूमत। अपोजिशन न तो इस ऑक्सीजन की वजह से जो है जो कमी हुई और मैं नदामत महसूस करता हूँ उस वाक़े के ऊपर, ना उसकी वजह से हुई है, ना जो आपने बाकी की है कि भाई अगर गुड गवर्नेंस का कोई मसला है उसके ऊपर हुआ है, ना महंगाई के ऊपर हुआ है। उनका एक ही मकसद है कि उनका कारोबार किस तरह चले, एहतसाब का अमल जो है किस तरीके से रुके, और वो दोबारा 30-40 साल तक जो इक़्तिदार में थे वो इक़्तिदार में किस तरीके से आएँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है जिस रस्ते के ऊपर निकल गए हैं, सारे दिफाई इदारों को जो है मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, अदलिया को जो है इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, हमारी हुकूमत को इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इनकी दाल नहीं गलेगी और आज कल में इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि कुछ इनके अंदर जो है तफरीक पैदा होगी और इंशाल्लाह ताला जिसकी जहाँ से इन्होंने शुरू किया था वहीं इंशाल्लाह ताला जाके ये बैठ जाएगा। सबाती साहब, एक और एलिमेंट जो बड़ा अहम है, जो जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं कि भले हुकूमत ये मानते भी हैं कि इस तरह हुकूमतें नहीं जाया करती, जो मर्जी आप कर लें, लेकिन जो सवाल लोग उठा रहे हैं कि जी अगरचे जनवरी में जाके वो बात करेंगे यहाँ पे धरना देने की, उस वक्त सर्दी बड़ी शदीद होगी और इस्तीफ़ों की बात होगी, लेकिन लॉन्ग मार्च की जो वो बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में लॉन्ग मार्च सवादी साहब इस्लामाबाद में तो हमने देखा 200 टीचर्स आ जाएँ, 50 नर्सें आके बैठ जाएँ, रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन आ जाएँ, तो आप देख लें शहर चौक हो जाता है। अगर 20-25-30 हज़ार बंदा वो लेके आ जाते हैं, आके बैठ जाते हैं बावजूद सर्दी के, आपके ख्याल में फिर हुकूमत क्या करेगी? कोई लोगों के लिए तो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और छोटा सा शहर है, आप देख लें जिस तरीके से। आप अपनी अगर आप अपनी बात कर रहे हैं या मीडिया की बात कर रहे हैं कि 30-40 हज़ार ले आए, तो मैं यकीन कर लेता हूँ कि ले आए। ये पहले लेके तो आए, पहले इंशाल्लाह लेके तो आए। मैं यही तो कहता हूँ, हमें कोई फिक्र नहीं है, इसलिए कि हमें पता है कि इनका मतमे नज़र क्या है, इनका अखलाकी जवाज़ क्या है, इनका कैरेक्टर क्या है। इंशाल्लाह ताला ये तहरीकें चलती हैं सच्चाई के साथ। तहरीकें वो लोग चला सकते हैं जिन्होंने भूख नंग देखा हो, जो शाही ख़ानदान में पैदा हुए हैं, लूट और मार से जो है 5-5 लाख के जिनके शूज़ हों और दूध भी अगर पियो तो वो भी हराम का, तो क्यों मुझे मतलब ऐसे डिगर के ऊपर लेके जाते हैं कि मुझे वो बातें जो मैं नहीं चाहता कि अखलाकी तौर पे अच्छा, चलें ठीक हो गया, आपकी बात देखेंगे ये दम तोड़ेंगे। चले ठीक है, आप ये तो सवालिया निशान है, आपकी बात सही है कि जी कितने लोग लेके आते हैं उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन सवादी साहब, लोग कहते हैं कि हर मसले पे रिएक्टिव पॉलिसी शो करना भी ठीक बात नहीं होती, और प्रोएक्टिव भी पॉलिसी होनी चाहिए कि हुकूमत कुछ इशूज़ के ऊपर बड़ा वाज़े तौर पे अपना स्टैंड तय करे कि जी हमने क्या करना है। अभी लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से सर हम बाकायदा तौर पे, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं बाकायदा तौर पे अपनी हुकूमत चला रहे हैं, हुकूमत के मामला चल रहे हैं, एनसी जो है खुदा के फजल से कोरोना के ऊपर जो है काम कर रही है हुकूमत हमारी, बिल्कुल इसी तरीके सूबों के अंदर भी, वफाक के अंदर भी चल रही है। एक चीज़ पे वो जो सवादी साहब कह रहे हैं जिसको कैपिटलाइज़ किया उन्होंने, वो ये है कि जिस तरीके से गवर्नेंस बेहतर नहीं हुई, पंजाब बार बार आता है 12 करोड़ का सूबा है, इन एक्शन है, यहाँ पे बारे में कहा जाता है, और केपी के चीफ मिनिस्टर के बारे में ऐसा कहा जाता है, चलें इनको भी छोड़ दें, ये क्रिस्म बराए क्रिस्म भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ तो है ना जिसको आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि ये महंगाई का जिन वापस बोतल में नहीं गया, जा रहा है तो बड़ा आहिस्ता जा रहा है। आपके ख्याल में ये वाहिद फैक्टर नहीं है कि जो आपके पार्टी के लोग भी जो है ना इससे परेशान है? मैं समझता हूँ कि महंगाई इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है, लेकिन देखें हुकूमत की हिकमत अमली थी जिसकी वजह से खुदा के फजल से चीनी बिल्कुल नीचे आ चुकी है। इस वक्त आटा जो है वो आधे से ज़्यादा पहले से बेहतर हो चुका है, सप्लाई पूरे पाकिस्तान के अंदर है, कीमत उसकी कम आ चुकी है। इंशाल्लाह ताला जो है महंगाई को ख़त्म करके छोड़ेंगे। अच्छा, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। अच्छा,
ठीक है आज़म सवाती साहब, अभी हम जाएंगे। अभी एहतशाम साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो हुकूमत की परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही है, जिस तरह से हुकूमती वज़रा ख़ुद भी तस्लीम करते रहे, कैबिनेट इजलास में भी तनकीद होती रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये अब अपोजिशन के जलसे जुलूसों से हुकूमत को फ़र्क पड़े ना पड़े, ये अब बड़ा एक चैलेंज बनता जा रहा है? देखिए, ये चैलेंज तो है। मेरे माज़रत के साथ अगर हुकूमती लोग इसको ना माने कि ये एक तर्ज हुक्मरानी का एक बुरान तो है, गवर्नेंस के बड़े सीरियस इशूज़ हैं, फिर जिस तरीके से रिफॉर्म नहीं की गई, ना पुलिस की रिफॉर्म की गई, ना रेवेन्यू की गई, ना स्टेट कॉरपोरेशन की गई, ना एनर्जी सेक्टर की गई, ना प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कुछ हुआ। बहुत सारी चीज़ें इनिशियल स्टेजेस पे हैं। लॉन्ग टर्म में हम कह सकते हैं कि मामला शायद ठीक हो जाए, लेकिन फौरी तौर पे हम देख रहे हैं कि देखिए एक्सटर्नल फ्रंट पे सऊदी अरब यूएई के साथ मामला ठीक हो नहीं पा रहे। अब जिस तरीके से हिंदुस्तान के आप देख लें, इस वक्त आर्मी चीफ दौरा कर रहे हैं सऊदी अरब का, इस तरह आप देख लें फॉरेन मिनिस्टर उनके सऊदी अरब होके गए हैं पहले हिंदुस्तान के, दोबारा जयशंकर भी जा रहे हैं। अब इतनी बड़ी मार्केट है, वो 48 बिलियन डॉलर की उनकी वहाँ पे रेमिटेंस वहाँ से आती हैं। 90 लाख उनके सिर्फ सऊदी अरब यूएई में लोग हैं हिंदुस्तान के। हमारे इस हवाले से कोई हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वीज़े बंद किए हुए हैं, हर तरह के वीज़े बंद हैं, मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस हवाले से हुकूमत का जो एक रोल बड़ा हो सकता था वो नहीं हुआ। फॉरेन ऑफिस से जो तवक्कुआत थी वो पूरी शायद नहीं हो रही। एक्सटर्नल फ्रंट के अलावा चलें वो तो ठीक है। अब जिस तरीके से अब अंदरूनी महाज पे आप देख लें कि एक तरफ तो एक ज़बरदस्त पेचा पड़ा हुआ है अपोजिशन के साथ कि मामला ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, और दूसरी तरफ आप देखेंगे आम आदमी जिसको हम कहते हैं रुल गया है, वो वाकई तो रुला है। अभी इतनी माजत के साथ ऐसा नहीं है कि एकदम से सारी चीज़ें नीचे आ गई हैं। अभी भी आप चीनी 100 रुपये 110 मिल रही है, 20 रुपये का फ़र्क तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं हुआ है। फिर इस तरह आटा भी देख लें 78-80 रुपये किलो आज भी बिक रहा है। पहले 54 रुपये पे था भाई, वो कब आएगा? 32 रुपये पे था, चीनी 54 रुपये पे थी किलो पे, वो वापस नहीं अभी आई, तो लॉन्ग वे टू गो। अभी इसी हवाले से हुकूमत को बहुत कुछ करना है। हुकूमत कुछ करेगी तो फिर डिफ्यूज़ कर सकती है इस तरह के मामलात को, अपोजिशन के लॉन्ग मार्च को डिफ्यूज़ किया जा सकता है अपनी कारकर्दगी के साथ, बयानों से कारकर्दगी मामला ठीक है। लेकिन एहतशाम साहब, हुकूमत इस सारे मामले को लेकर क्यों इतनी कॉन्फिडेंट है? अभी आज़म सवाती साहब भी बात कर रहे थे जिस तरह, आपको लगता है कि हालिया पीडीएम का जो मिसाक है, इसका हशर भी मिसाक जमहूरियत की तरह होगा या फिर निकलेगा इससे कुछ? देखें, एक चीज़ तो सोनिया बड़ी वाज़े तौर पे तय है कि जिस तरीके से बड़े सटल तरीके से अपोजिशन वालों ने अपना दबाव बढ़ाया, मीटिंग आफ्टर मीटिंग की उन्होंने, फिर जिस तरीके जलसे जुलूस आपने किए, अभी आप देख लें 13 दिसंबर का जलसा है, वाकई अनब तो किया हुआ है। हुकूमत के लिए मुश्किलात तो हैं, हुकूमत रोकने की भी कोशिश कर रही है। हुकूमत ने बड़ा वाज़े तौर पर पैगाम भी दे दिया है कि जी जो लोग फैसिलिटेट करेंगे, चाहे कुर्सियाँ लाने वाले हों, चाहे पानी पिलाने वाले हों, जो भी होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा, मुकदमा कायम किए जाएंगे। लेकिन ये स्ट्रेटजी वैसे दुरुस्त है, क्योंकि मुल्तान जलसे में हमने देखा एहतशाम साहब के रोकने की कोशिश की गई, उसका नुकसान हुआ। लोग कहते हैं 4 घंटे का जलसा 4 दिन तक चलता रहा, इसलिए कि कितने दिनों तक ये बात होती रही है। कासम बाग में जलसा नहीं हुआ तो घंटाघर में जलसा हो गया। और फिर देखें सोनिया, ये मैटर नहीं करता कि फिर इतनी पाबंदियों के बाद आप अगर बंदे थोड़े भी ले आए तो लोग कहते हैं ये लोग आ गए, मतलब लोगों ने अपना डिसेंट दे दिया, अपना हुकूमत के खिलाफ जो बात करनी थी कर दी लोगों ने वहाँ पे पहुँच के। देखिए, 2 चीज़ें, एक तो ये है कि जिस तरीके से 11 पार्टियाँ हैं, 2-3 इश्यूज़ पे इख्तलाफात हैं, इस्तीफ़े कैसे दिए जाए, धरना किस तरह दिया जाए, पहले कौन जाए, क्या हो, एक दूसरे पे ट्रस्ट लेवल अभी तक वैसा नहीं है। फजल रहमान साहब की कोशिश है कि मेरी जो है ना चौधराहट कायम रहे, जरदारी साहब नवाज साहब मेरी बात माने, पहले दिन इस्तीफे की बात अब जरदारी साहब भी बड़े तरीके से अपने कार्ड्स खेल रहे हैं। उन्होंने, आपको पता है कल भी बात हमने की थी, वो नवाशी साहब को कह रहे हैं पाकिस्तान में आप आ जाएं, हम आपको रिजाइन दे देते हैं, सारे इस्तीफे दे देते हैं, नहीं आएंगे। उनको इस बात का पता है कि जी एक शख्स बाहर बैठ के सियासत को कैपिटलाइज कर रहा है, अपनी मर्जी से सियासत को चला रहा है, उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, पीपल्स पार्टी से तवक्को करना कि जी बैठे बैठाए आप सिंध हुकूमत 3 साल रहते हैं, छोड़ के आ जाएं घर, वो क्यों आएंगे? ठीक है ना। अब इस वक्त तो कश्तियाँ जलाई हैं PMLN ने। PMLN समझती है कि पंजाब एक बड़ा सूबा है, तब्दीली वहाँ से आ सकती है। हमेशा आप देखो सोनिया, उन्होंने फोकस ही वहाँ पे किया है। जब भी इलेक्शन जीत के आए हैं, पंजाब से जीता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वहीं से बनी है उनकी, और पंजाब में भी हुकूमत बनी। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती KP में किसकी हुकूमत है, कभी भी नहीं हुई, सिंध में कभी उनकी हुकूमत नहीं हुई। बलूचिस्तान में साहब जो कंफ्यूजन है वो स्टिल बरकरार है कि पार्टी का स्टांस क्या है, इस्तीफे देगी या नहीं देगी, इस पर आगे भी बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहे।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, प्राइम मिनिस्टर तो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, बल्कि पूरी की पूरी उनकी काबीना, वज़ीर आज़म ने आज भी बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि अगर तो रेजिग्नेशंस आते हैं तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो टेक्निकली क्या आसान होगा गवर्नमेंट के लिए इतने बड़े लेवल पे ज़िमनी इंतखाबात करवाना? गवर्नमेंट रेडी होगी क्या? देखिए सोनिया, हमने माजी में देखा है कि जब भी अपोजिशन ने इतना दबाव बढ़ाया कि हम पार्लियामेंट से इस्तीफे दे देंगे, जिस तरह ये कह रहे हैं सेनेट से भी दे देंगे, सूबाई असम्बली से भी दे देंगे। देखिए ये इसको इग्नोर कर देना, इसको रेडीली रिजेक्ट कर देना कि इससे कुछ नहीं होगा, मेरा ख्याल है ये ज्यादती होगी, ये भूल होगी। ऐसा नहीं होता है। अव्वल तो ऐसा है कि इतना एन ब्लॉक इस्तीफे आते भी नहीं। लेटेस्ट मिसाल आप देखते हैं, पिछली गवर्नमेंट में जिस तरीके से इनके तो 33 या 34 लोगों ने इस्तीफा दिया था पीटीआई के। उसके बाद क्या हुआ था, ये फिजिकली पेश नहीं हुए थे वहाँ पे, इन्होंने इस्तीफे भिजवा दिए थे। उसके बाद अयाज सादिक साहब चेयर अपना स्पीकर थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। कहा जाता है कि जी भी एक तरीका था एक्सेप्ट ना किया जाए। अब एक बात तो आईनी तौर पे तो ये सही है कि इस्तीफा अगर आपने देना है तो एक तरीका कार है कि फिजिकली आपको स्पीकर के पास जाके पेश होना पड़ता है। आप रिज़ाइन अपना देते हैं और कहते हैं कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, वो एक्सेप्ट हो जाता है। उसमें स्पीकर की जरूरी नहीं कि वो लिख के दे कि आप नवाज शरीफ साहब तजवीज दे रहे हैं कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जमा करवा दें, फिर लॉन्ग मार्च। ये चाल भी हो सकती है, ये एक सियासी चाल भी हो सकती है, उस पर भी लेकिन वो अपने कार्ड आहिस्ता आहिस्ता शो करेंगे, वो हुकूमत को परेशान करेंगे, अनडव करेंगे। देखिए मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि इन बातों से हुकूमत नहीं जाएगी, लेकिन सोनिया इन सारे मामला से हुकूमत की अगर तवज्जो हटती है, वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं कर पाती। वो आए दिन सारे के सारे वज़ीर बैठ के शाम के 7 से ले कर और 10 बजे तक प्राइम टाइम में आप यही डिफेंड करते रहेंगे हुकूमत को। और आप 80-90% आप देख लें मंत्रा क्या है उनका, अपोजिशन के लोगों का, करप्ट लोगों के साथ बात नहीं हो सकती, नैब केसेस वापस नहीं हो सकते, इनको नहीं छोड़ा जाएगा, ये अपनी दौलत बचाने के लिए कर रहे हैं। तो मान भी लिया जाए कि जी बहुत हवालों से ये कहा भी जा सकता है कि जी दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी है। माजी में लूट मार जो बनी है वो आज हम भुगत रहे हैं, इसी वजह से भुगत रहे हैं। लेकिन सोनिया कहीं से तो नई बिगनिंग करनी पड़ेगी ना, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि जी अब आपको हमने मुंतखब किया, आप उनको छोड़ें, आप अपना काम करके दिखाएं। वो तो रेलेवेंट हो जाएंगे, केसेस भी चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप देख लें कि जो उनको प्लस पॉइंट उनके लिए बन रहा है, जो उनके लिए बेहतर सिचुएशन बन रही है कि जब नैब केसेस जिस पे सबसे ज़्यादा झगड़ा है, करप्शन का मामला है, वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है। अभी आप देखते हैं कि कल जिस तरह सर्जनिश की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आपने देखा, वो कहते हैं कि ये जुल्म है कि 90 दिन तक एक आदमी को आप नैब की कस्टडी में रखते हैं। तो इससे मामला क्या होता है, एक मामला कंट्रोवर्शियल हो जाता है। जब आपका एक सिस्टम कंट्रोवर्शियल हो जाए, आप नैब का सारा निज़ाम कंट्रोवर्शियल हो जाए, सारा का सारा प्रोसेस क्या होगा। अभी आप देखने वो सलीम मांडीवाला साहब जो डिप्टी चेयरमैन है सेनेट के, वो सेनेट को यूज भी कर रहे हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को जाके बताऊंगा कि जी ये एक्सपोज करूंगा इंटरनेशनल लेवल पे भी, देखिए ना इससे फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, वो एक आम आदमी होते तो और बात है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के, अपर हाउस जिसको हम कहते हैं कि वहाँ कह रहे हैं सेनेट वर्सेस नैब आ गया। लेकिन अब ये जब बात लेके आपने देखा, फौरी तौर पे आपने देखा नैब के चेयरमैन ने भी रिएक्शन दिया, उन्होंने मिलने की बात की, बल्कि वो तो यहाँ तक उन्होंने एक बात मानी मांडीवाला साहब ने कि हमने उनको कहा था कि नैब के चेयरमैन को सेनेट की हम कमेटी में बुलाएंगे, और हमने कहा, उन्होंने कहा यार मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं फिर किस वक्त आ जाऊँगा। उन्होंने इनकार नहीं किया जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने। लेकिन सवाल ये है कि जब इस तरह का आप निज़ाम लेके आएंगे, इस तरह का आप नैब प्रोसिक्यूशन करेगी जो फॉल्टी होगी, और उसमें हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होगी, लोग छूट के चले जाएंगे, फिर लोग क्या कहेंगे कि जी झूठे मुकदमे। अभी इसीलिए आप हर जमात के दौर में, हर पार्टी के दौर में ये होता रहा है ना। जिस तरह से आप भी बात करते हैं अक्सर के नून लीग की जब हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमा बनते रहे, तो उस वक्त इनको याद क्यों नहीं आई? देखिए ये बड़ा आपका अहम सवाल है। देखिए इसी हवाले से जब बहुत कहा जाता है तो अब बैकफुट पे हम देखते हैं पीपल्स पार्टी को भी, PMLN को भी, कि जब 18वीं तरमीम हुई थी उस वक्त बाय द वे पीटीआई ने इनको कहा था कि आए बैठते हम इसमें नैब लॉ में तब्दीली कर लेते हैं। उस वक्त ये नहीं किया। और फिर मैं बार बार हम कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब गिरफ्तारी से पहले कह चुके हैं कि जी जब उनको कहा गया कि जी नैब लॉ को, काले कानून को तब्दील करें, उन्होंने कहा जी हमने तो भुगती है, बाकी भुगतें। मतलब क्या है कि ये विक्टिमाइजेशन एक दूसरे के खिलाफ होती रही। ये नैब के लॉ को, जिसको ब्लैक लॉ कहते हैं, तब्दील नहीं किया, एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा। नतीजतन क्या हुआ कि हमने 20 सालों में देखना कि दोनों पार्टी एक दूसरे को फिक्स करती नहीं, बिल्कुल सही, एक दूसरे को सॉर्ट आउट करती नहीं। अब ये जो मामला मिला इमरान खान को, ये तो माजी का बैक है ना, आपने ठीक करना था। अभी इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि हमने असला परवेज खटक की सरबराही में कमेटी बनाई थी, उसके इजलास पे नहीं जाते। अब असद कैसर साहब को जिस तरह कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है, सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग देना चाहते हैं, वहाँ नहीं आते, कोरोना पे।
ब्रीफिंग नहीं आते, वो कहते हैं बस वज़ीर-ए-आज़म आएं तो हम ओपोजिशन का सारा फोकस किसी हद तक की बात मानी जा सकती कि केसेस पे तो है। अब केसेस अगर नहीं खत्म होने तो उसको मंत्री के अंजाम तक तो लेके जाना है। लेकिन सर सीधा सा अगर मैं आपसे सवाल करूं तो क्या होने क्या जा रहा है, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ना दो चीजें होंगी, देखिए दो चीजें होंगी, हुकूमत नहीं जाएगी, ये सबको पता है, ये मैं कोई खबर नहीं दे रहा आपको, हुकूमत इस तरह कभी नहीं जाया करती, ये इतने लोगों का दबाव नहीं ला सकते। इनके लिए एक जो बात ये प्राइवेटली मान भी रहे हैं और किसी हद तक पब्लिक में भी मानते हैं, आके टीवी पे भी मांगते हैं कि हमारा ख्याल था कि जिस तरह महंगाई में लोग पिसे हुए हैं वो सड़कों पे लोग आएंगे, आम आदमी सड़क पे नहीं आया। और इनके वर्कर्स आप देख लें इतनी तादाद में नहीं है, सवाए जमात इस्लामी के जो लोग आते हैं बाहर या JUI के, वो भी मदारस के ज़रिए आते हैं। PMLN के लोग वोट देने आ जाते हैं, लेकिन देखा कि वो इस तरह सड़कों पे आके डिफेंड नहीं करते कि वो गिरफ्तारियां ठीक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी लतीफ़ खोसा साहब भी सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी खोसा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या आज क्या होने जा रहा है, क्या हुआ है, इस्तीफे दे रहे हैं नहीं दे रहे? लोग कह रहे हैं जी सिर्फ भड़क मारेंगे, कुछ नहीं, डराने वाली बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक चीज से लोग डरे हुए हैं कि तसादम की तरफ मामला जा रहे हैं, डेड एंड की तरफ। आपको क्या लगता है हुकूमत नहीं भी जाती तो क्या होगा? नहीं सर नहीं, आप यकीन करें कि PTI के MPs हमें कहते हैं और MLAs उनके मिलते हैं, वो कहते हैं जी हम हल्के जाने जोगे नहीं, लायक नहीं रहे, हम किस तरह से खुदा का अल्लाह का वास्ते हमें बताएं हम किस तरह इनसे जान छुड़वाएं, हम तो हल्के में जाने लायक नहीं है, इलेक्शन अगला लड़ना तो दूर की बात है, लोग हमें गले पड़ते हैं, लोग फाकों पर आ गए, लोग खुदकुशियां करने पर आ गए, लोग नौकरियां मांगते हैं, लोग डेवलपमेंट फंड मांगते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और हम बताएं हम किधर जाएं, 2.5 साल हो गए झूठे सच्चे वादे कर करते लारे लगा लगा के। तो भाईजान ये किसी गलत फहमी में अगर कोई भी नहीं ये सब्ज बाग दिखा रहा है कि ऑपोजिशन कोई तीर नहीं मार रहेगी, कोई जो है ये नहीं हो जाएगा, वो इनके अपने MP MLA छोड़ जाएंगे, इतने तंग आए हुए हैं। लेकिन सरदार साहब ये इस्तीफों के बारे में तो बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जी इस्तीफे दिए जाएंगे कि नहीं। एक ट्वीट तो रिकॉर्ड पे जो आई है कि जिस तरीके से जरदारी साहब ने कहा था नवाज शरीफ साहब खुद पाकिस्तान में आ जाए, हम सारे अपने इस्तीफे उनको दे देते हैं, उन्हें पता है ना उन्होंने आना है, नवाज शरीफ साहब ने ना इस्तीफे होने हैं। अभी एक और राना सनाउल्लाह साहब ने कल ऑन रिकॉर्ड ये बात की है कि जी पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली से नहीं इस्तीफ़ा देना चाहती तो शायद मरकज़ से हम इस्तीफ़ा दें। तो आपको लगता है कि सिर्फ मरकज़ से इस्तीफ़े देने के बाद कोई, हुकूमत तो कहती है जी हम ज़िमनी इंतखाब करा देंगे, कोई आनी बुरान नहीं पैदा होगा, आपको लगता है कि फिर मामलात इतने इनके लिए मुश्किल हो जाएंगे कि ये कहेंगे जी ठीक है दोबारा इलेक्शन करवाते हैं? देखिए हुकूमत का वजूद नहीं है, हुकूमत ना इलेक्शन अफोर्ड कर सकती है, हुकूमत इलेक्शन अफोर्ड करती है तो कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन एक भी ऐसा काम नहीं है जिसकी बुनियाद पर हुकूमत दोबारा के पास जाए और वोट मांगे। और वोट मांगना तो दूर की बात है, इनकी टिकट लेने वाले नहीं होंगे, और अगर कोई गलती से टिकट इनका ले भी लेगा तो वो इलाके में कैंपेन के लिए लोगों को फेस नहीं कर, उनका सामना नहीं कर पाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये एक दफा हादसाती था, लाया गया आया जिस तरह हुआ जो मर्जी हुआ, लेकिन ये फारिग हो जाएंगे बिल्कुल, आप इनका वजूद भी मिट जाएगा। और ये बदकिस्मती है कि फिर जो भी आएगा वो मुल्क चला नहीं सकेगा, जितना इन्होंने बदहाल कर दिया। एक चीज तो एक और चीज क्लैरिटी के साथ खोसा बता दें, आप माशाल्लाह आईनी माहिर भी हैं, सियासतदान भी हैं। अभी आज फर्ज करें इस हुकूमत की छुट्टी हो जाती है, घर चली जाती है, इलेक्शन हो जाते हैं, अगले दिन आपकी पार्टी जीत के आ जाती है और या PMLN जीत के आ जाती है, आप मुझे बताएं कि फिर इस इंतखाब को अगर PTI की हुकूमत नहीं मानेगी तो यही फिर दूजम बेजार हो रही होगी, वो फिर यही काम कर रहे होंगे जो आज आप कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं 10 इलेक्शन पाकिस्तान के हुए हैं, कभी हारने वाले ने हार नहीं मानी। तो बेहतर नहीं था कि रिफॉर्म इलेक्टोरल रिफॉर्म हो जाती, उसके बाद इलेक्शन होते? नहीं वो तो हम देखें ना, PTI ने झूठ बोला, पहले दिन हमने कहा कमेटी बन गई, वो कमेटी जो है वो एक अनएंडिंग प्रोसेस में पड़ गई और आज तक नहीं हो पाया है, कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हुए, और बल्कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो दूर की बात है, पार्लियामान को इतना बेतौकीर कर दिया है कि वहाँ कोई भी मीनिंगफुल जो है कोई डायलॉग नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हमने जब पहले दिन ही कहा आइए भाई मिसाके मईशत करें, कम से कम मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकाले, तो इन्होंने धुतकार कर कहा कि जी इनका तो ये तो चोर है, तो ये डाकू है, और इनका जो है सिर्फ NRO मांगते हैं। इनको इससे नीचे ये आज तक उतरी ही नहीं है, ये इनकी हुकूमत जो है वो कंटेनर पर से चढ़ी हुई है, कंटेनर से उतरी नहीं है। तो इस तरह हुकूमतें नहीं चला करती हैं। माजरत के साथ जो तबाही इन्होंने मईशत की फेर दी है ना, वो जो है देखें अगर कोई हुकूमत डिलीवर करे तो बिल्कुल तहरीकें नहीं चल सकती हैं, भले आप
वो कहते रहे कि ये धांधली खेलते रहे। आप जितनी धांधली खेलते रहे, अगर हुकूमत डिलीवर करे, लोग अगर समझें कि हुकूमत डिलीवर कर रही है, मईशत जो है वो इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे अंदाजा नहीं था, मैं जब हुकूमत में आया तो मुझे पता चला कि कितनी तबाही फिरी हुई है इकोनॉमिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, सोशल फ्रंट पे। वो कहते हैं कि हुकूमत में आने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि किस पूरे तरीके से मुल्क को लूटा गया है, इसलिए हमें ठीक करने में वक्त लगेगा। तो आपको लगता है कि उनका स्टेटमेंट इसमें कोई वजन है? देखिए, इतने मासूम है कि उनको पिंकी यानी उनकी वाइफ याद दिलाती है कि आप वजीर आजम है। उनको तो ये भी नहीं पता होता कि मैं वजीर आजम हूँ, जब वो बकौल उनके, जब मुझे ये होता है तकलीफ। देखिए, उनको तो ये भी नहीं पता कि माफिया उनके इर्द गिर्द और उनकी काबीना में बैठे हुए हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि आटे की इस वक्त जो है क्या कीमत है, और आटा जब इन्होंने टेक ओवर किया था, जो नाअहल हुकूमत थी, चोरों डाकुओं की थी, उस वक्त आटे की क्या कीमत थी, उस वक्त चीनी की क्या कीमत थी, आज 2.5 साल बाद वो चीनी किस भाव बिक रही है। इनको तो ये भी नहीं पता ईटेबल्स जो है, किचन आइटम्स जो है, वो उस वक्त क्या थी और आज क्या है। इनको तो किसी चीज का इल्म नहीं है, ना तेल का पता है, ना उनको बिजली के बिलों का पता है। उस वक्त ये कहते थे, जलाते थे, बिल्स जलाते थे और कहते थे अब तो कहते हैं अगले 2 माह में ये महंगाई का जिन जो है वापस बोतल में चला जाएगा, तो और फिर अपोजिशन के पास कोई इशू नहीं रहेगा हुकूमत को हटाने के लिए। देखिए, उनके कहने से तो फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर करोड़ नौकरी और आपने लाखों घर गिरा दिए, और अगर आप कहते हैं करोड़ जो है घर बनाएंगे और बेघर लोगों को कर दिया, और अगर आप कहते हैं कशकोल का प्याला उठाने की बजाय मैं खुदकुशियां कर लूंगा, क्या कौम को ये पागल समझते हैं, लोगों को बेवकूफ समझते हैं? ये इतनी भी कम फहम, इतनी भी कम अकल और इतना भी आपसा कमजोर किसी का नहीं है कि इनको ये कन्फ्रंट न करे। इनकी तो वो जूठम अशर होगा ना इनका, आप सोचेंगे कि इनका वजूद तक नहीं रहेगा। ठीक है लतीफ खोसे साहब, आप अपोजिशन की कह रही है कि हम इस्तीफे देंगे, हुकूमत को घर भेजेंगे, लेकिन हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही है। इमरान खान साहब ने आज फिर वाजे किया है कि अपोजिशन इस्तीफे दे तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि तहरीक का मकसद ही यही है कि केसेस में रिलीफ मांग रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि केसेस में रिलीफ मिला जाए। किसने इनसे रिलीफ मांगा है? ये देने लायक है कि अदालत भी इमरान खान है, और नैब भी इमरान खान है, और FIA भी इमरान खान है, और फौजी डिक्टेटर भी इमरान खान है। इमरान खान क्या अपने आप को समझता है? मुझे तो समझ नहीं आती है ये किस बयानिए पर ये जो है बज़ेद है। और जहां तक ताल्लुक है कि भाई ये इलेक्शन करा लेगा, तो ये मैं कहता हूँ इलेक्शन ये तो क्या, इसके कोई जो सेलेक्टर्स हैं वो भी इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे अगर ऑपोजिशन जुम्बिश कलम अगर मुसाफी होती है तो। आप तसादम की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, ये जिस तरह दोनों ने एक बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन ले ली, आपने भी और हुकूमत ने भी, बीच का रास्ता नहीं। आप कहते हैं जी बातचीत अब नहीं हो सकती, वो कहता है मैंने जो मर्जी आप माने ना माने NRO नहीं दूंगा, तो फिर ये मामला किधर जाएगा? नहीं, देखिए, तसादम कभी भी नहीं हुआ जब आवाम खड़ी हो जाती है। फिर एक तरफा दुड़की होती है, एक तरफा एक होता है, सुनामी आती है और आगे ले जाती है। तसादम नहीं होगा, न कभी जो सेलेक्टर्स हैं, न कभी वो पाकिस्तान की आवाम के साथ। आवाम तो नहीं जा रहे, माजरत के साथ जलसे जुलूसों में आवाम तो इतने नहीं जा रहे हैं जी, आम आदमी नहीं किया खोसा साहब। आप देख लें तेरा को, हाथ कंगन को आरसी, क्या आपको नजर आ जाएगा ये लाहौर वाला तेरा का आपको सही नजर है। अब आप कह रहे हैं कि 13 दिसंबर का जो जलसा है उसमें नजर आएगी आवाम। शुक्रिया रहनुमा पीपल्स पार्टी लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।